Here comes the most important playwright, poet, translator, literary critic of this age, that is John Dryden. ओके जो जॉन ड्राइडन है ये बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा था। यानी इसने हर फील्ड में हर फील्ड को इसने टच किया हुआ है। इनिशियली ही वाज अ पोइट, और इसके बाद जब थिएटर खुल गया तो 1660 में ही बिकेम अ ड्रामाटिस्ट, अ प्ले राइट। और इसके अलावा जब प्ले राइट्स में इनका काम बंद हुआ जरा, तो ये क्रिटिसिज्म की तरफ चले गए। उनको वहां पे थोड़ा समस्या नजर आया, तो ये ट्रांसलेटर बन गए। तो इस बंदे ने बहुत काम किया हुआ है, और इनको फर्स्ट ऑफिशियली तौर पे इन्हें इंग्लैंड का फर्स्ट पोइट ल्यूरेट माना जाता है, एंड ही बिकेम पोइट ल्यूरेट इन 1668। और ये इनके बारे में डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट व्यूज दिए हैं, ओपिनियंस दिए हैं। जैसे सर वॉल्टर स्कॉट इन्हें कहते हैं कि ही इज द ग्लोरियस जॉन, मतलब इसने बहुत काम किया हुआ है इसमें, क्रिटिसिज्म में, लिटरेचर में काफी ज्यादा सर्विसेज हैं इनकी। अब ड्राइडन एक बहुत एल्ड विंकल में पैदा हुए थे, एल्डेस्ट थे 14 चाइल्ड के, यानी 14 इनके 13 इनके बहन भाई थे टोटल, इनको डाल के 14। और इसके अलावा इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से बीए की डिग्री हासिल की थी। और इन्होंने अब इनके जो पेरेंट्स हैं ना, इन्होंने सपोर्ट किया था ओलिवर क्रॉमवेल को जब ये सिविल वॉर हो रही थी। इसके बाद इन्होंने हीरोइक स्टैंजा भी लिखा ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ पे। लेकिन जॉन ड्राइडन की पर्सनैलिटी में एक चीज हमें बहुत नजर आती है कि ड्राइडन वॉज टू फ्लेक्सिबल। जहाँ पे ड्राइडन को अपना इंटरेस्ट नजर आता था, ड्राइडन अपनी लॉयल्टी उसी की तरफ कर लिया करते थे। ये इनका एक बहुत है कि फ्लेक्सिबल बहुत थे। अपनी जो भी इनके इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को देखते, अपने फायदे को देखते ही इनका इंटरेस्ट भी बदल जाया करता था। तो अब इन्होंने हीरोइक स्टैंजा लिखा है ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ पे, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। काइंडली टर्न ऑफ योर वीडियो और लेट मी, ओके। इसके बाद इन्होंने जैसे ही चार्ल्स टू दोबारा मोनार्की पे वापस आया, तो इन्होंने चार्ल्स टू को वेलकम करने के लिए एस्ट्रिया रिडक्स के नाम से एक पोएम लिखी। इसके बाद इन्होंने जब चार्ल्स टू की कोरोनेशन हुई, जब उनकी ताजपोशी हुई, तो उन्होंने टू हिज सेक्रेड मैजेस्टी के नाम से उनके लिए एक पोएम लिखी। मतलब अब पहले वो ओलिवर क्रॉमवेल को कह रहे हैं, चार्ल्स टू आया तो उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा ये जो जॉन ड्राइडन है, इनके हालात शुरू में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इनकी दोस्ती हुई रॉबर्ट हॉवर्ड के साथ, जो कि उस वक्त काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल थे, हाई पोजीशन पे थे। तो रॉबर्ट हॉवर्ड ने इनकी बहुत हेल्प की थी, इनको मुश्किल वक्त से निकालने के लिए, उनको क्राइसिस से निकालने के लिए। और रॉबर्ट हॉवर्ड की बहन एलिजबेथ हॉवर्ड के साथ इनकी शादी हो गई, जिससे इनके 3 बच्चे भी हुए। और जो एलिजबेथ हॉवर्ड के साथ शादी ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी, इनके करियर के हवाले से भी। एक तो रॉबर्ट हॉवर्ड ने इनकी फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की, दूसरा उन्होंने इन्हें जॉन ड्राइडन को डिफरेंट प्ले राइट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, बिकॉज ही वॉज अ वेल एस्टेब्लिश्ड नेम। तो उनके उसके नाम से काफ़ी हद तक ड्राइडन को हेल्प आउट मिला। इसके अलावा इनकी जो लॉन्गेस्ट पोएम है एनस मिराबिलिस, इसमें उन्होंने इंग्लिश जो फ्लीट है, इंग्लिश आर्मी है उसकी, डच जो आर्मी है उससे विक्ट्री को, और इसके अलावा जो लंडनर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से ग्रेट फायर ऑफ लंदन को बहुत हीरोइकली फेस किया, उस हवाले से इसमें उन्होंने बात की हुई है। तो अब इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा जो कि जो किंग है उसकी तारीफें भी कर रहा है, इसके अलावा इंग्लैंड को भी सेलिब्रेट कर रहा है। तो इन तमाम बातों की वजह से he became poet laureate in 1668। और इसके बाद 1670 में he was appointed a royal historiographer, यानी रॉयल्टी के हवाले से जो भी लिखना होता था वो जॉन ड्राइडन को लिखने के लिए बुलाया जाता था। अब इसके बाद जब 1660 में ये थिएटर्स खुल गए, तो इसके बाद ड्राइडन ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लिखने में ज़रा ज़्यादा पैसे मिलते थे एज कम्पेयर टू पोइट्री। और इसमें उन्होंने पहला प्ले अपना लिखा द वाइल्ड गैलेंट, जिसमें रॉबर्ट हॉवर्ड ने इनकी हेल्प की। इसके बाद इन्होंने रेस्टोरेशन कॉमेडी को पीक पे पहुंचाने का काम भी जॉन ड्राइडन के साथ ही जाता है, जिसमें उन्होंने मैरिज एला मोड और ऑल फॉर लव, ये इनकी मैरिज एला मोड इनकी
कॉमेडी है और हीरोइक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव। और इसके बाद ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, लंदन में एक प्लेग आ गई थी जिसकी वजह से थिएटर्स दोबारा से क्लोज हो गए। तो ड्राइडन ने अब क्या किया, ड्राइडन ने क्रिटिसिज्म पे काम करना शुरू कर दिया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखना शुरू कर दिया। इसमें उनका जो ऑफ ड्रामेटिक पोएसी है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और ऑफ ड्रामेटिक पोएसी की वजह से ही इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। अब ये जो ड्राइडन की जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं वो उनकी सिटायर में आती हैं। मैक फ्लेकनी नाम का उन्होंने स्टायर लिखा था, और यहाँ पे आपने एक नाम याद रखना है, डेट इज़ टॉमस शैडवेल। अब ये जो टॉमस शैडवेल है ना, ये भी इंग्लैंड के एक पोइट थे। इनकी और ड्राइडन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, टू दैट एक्सटेंट कि ड्राइडन ने मैक फ्लेकनी सारा का सारा टॉमस शैडवेल को सिटायर करने के लिए लिखा हुआ है। उसको टॉमस शैडवेल को उसमें उन्होंने इसके ऊपर सारा सिटायर किया हुआ है। और जो टॉमस शैडवेल हैं, इनके साथ इनकी दुश्मनी की आप ये देख लें कि जैसे ही जो ड्राइडन है उनको पोइट लॉरेट से हटाया गया तो नेक्स्ट पोइट लॉरेट टॉमस शैडवेल को बनाया गया। तो मतलब इन दोनों की काफी हद तक आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनके आपस में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ काफी थी। इसके अलावा इनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क एप्सिलॉन एंड एकिटोफल है, द मेडल, और इसके अलावा रिलीजियो लेसी। अब ये जो रिलीजियो लेसी है ना, इससे पहले ड्राइडन प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन जेम्स टू जब आया ना तो जेम्स टू वॉज ए कैथोलिक, साथ ही जॉन ड्राइडन भी कैथोलिक हो गए हैं। और इसके बाद इन्होंने अपनी जो पोइम है डेट इज द हिंद एंड द पैंथर, इसमें उन्होंने अपनी रोमन कैथोलिसिज्म में कन्वर्जन को और इसके अलावा जेम्स टू, इनको उन्होंने काफी हद तक प्रेज किया हुआ है, ग्लोरीफाई किया हुआ है। इसके अलावा जो जेम्स टू है, जब जेम्स टू चला गया, इसके बाद मैरी और विलियम आए, तो जॉन ड्राइडन ने अपोज किया पब्लिकली मैरी और विलियम को ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद। तो इसके बाद जो कोर्ट है उस टाइम की, जो रॉयलिटी है, किंग एंड क्वीन है जो कि विलियम एंड मैरी थे, दे वर नॉट वेरी मच प्लीज्ड विद जॉन ड्राइडन और उन्हें पोइट लॉरेटशिप से हटा दिया गया। और इसके बाद टॉमस शैडवेल को पोइट लॉरेट बना दिया गया। और इसके बाद जो जॉन ड्राइडन है उनको पब्लिक जितने भी ऑफिसेस थे उन तमाम ऑफिसेस से जॉन ड्राइडन की छुट्टी करवा दी गई। और इसकी वजह से जो ड्राइडन है उनका जो टाइम है वो काफ़ी टफ स्पेंड था, इनके जो लास्ट वाले ईयर्स हैं दे वर क्वाइट टफ फॉर हिम। और इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दी, उन्होंने होरेस, जोविनल, ओविड, ल्यूक्रेटिस, थियोक्रेटिस, इन तमाम लोगों की और होमर की भी इवन, इन्होंने उनके वर्क्स को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। और इस तरह से ड्राइडन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रांसलेटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टू। अब इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, अब इसमें द वाइल्ड गैलेंट जो कि इनका पहला प्ले भी था, इन्होंने रॉबर्ट हावर्ड के साथ मिलकर लिखा था। द राइवल लेडीज, अ ट्रेजाई कॉमेडी, इंडियन क्वीन, इंडियन एम्परर, टायरेनिक लव, और औरंगजेब भी इनका एक था। और इसके अलावा इनकी कॉमेडीज में मैरी चीला मोंट और ऑल फॉर लव है। द सीक्युलर मास्क इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रिया रिडक्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि एस्ट्रिया रिडक्स उन्होंने चार्ल्स टू को वेलकम करने के लिए लिखी थी। एनएस मिराबिलस इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये उन्होंने इंग्लिश जो फ्लीट है उसकी स्पेनिश आर्मेंडा से इंग्लिश की जो डच के ऊपर, इंग्लिश ने जो डच को डिफीट दी थी उसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसके अलावा लंडनर्स ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बारे में है। इनका एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इंपॉर्टेंट है। मैकफ्लेकनी इंपॉर्टेंट है। रिलीजियोलाइसी इंपॉर्टेंट है। द हिंद एंड द पैंथर, ये इनका मेन इंपॉर्टेंट वर्क है। अब इसमें जो ड्राइडन है इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। और ये इन्हें क्यों कहा जाता है, इन्होंने एक ऐसे जो लिखा था, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी डेट इज हेयर, इसकी वजह से इन्हें वन फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है। और ये उन्होंने ये टाइटल इन्हें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया था। और उनके ख्याल में ड्राइडन के आने से जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, उसका एक नए इरा का आगाज हुआ था। अब ड्राइडन ने इसमें अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं, जैसे अरिस्टोटल ने पोएटिक्स लिखी तो अरिस्टोटल ने उनका जो वर्क था उसमें उन्होंने अपनी पोइट्री की डेफिनेशन दी। तो यहाँ पे ड्राइडन ने अपनी पोइट्री की डेफिनेशन दी है कि जो पोइट्री एंड पेंटिंग है, अरिस्टोटल कहता है कि दे आर द
दे आर द इमिटेशंस ऑफ नेचर। लेकिन ड्राइडन कहते हैं कि दे आर नॉट ओनली द इमिटेशंस ऑफ द नेचर। पोइट और पेंटर हर चीज को नेचर की पोर्ट्रे नहीं कर लेते हैं, बल्कि दे पेंट द बेस्ट ऑफ इट। तो इसलिए जो बेस्ट थिंग है, पोइट और पेंटर हमेशा उसी की तरफ जाते हैं। और इसके अलावा उस जमाने में काफी हद तक ये बहस भी हो रही थी कि लिटरेचर का व्हाट्स द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लिटरेचर, टू प्लीज पीपल, टू इंस्ट्रक्ट पीपल, व्हाट इज एक्चुअली देयर। तो ड्राइडन ने कहा था कि जो पोइट्री है उसका फाइनल पर्पस यही है। पोइट्री लिखी जाती है लोगों को डिलाइट देने के लिए, प्लेयर देने के लिए। अगर मीटिंग एंड हो गई तो आप इसी लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। पोइट्री का मेन पर्पस डिलाइट देना है, खुशियां देना है, प्लेयर देना है। तो अब यहाँ पे वो आर्ट फॉर आर्ट सेक के हवाले से बात कर रहे हैं कि पोइट्री मेन वही है। और इसके अलावा ड्राइडन के ख्याल में जो पोइट है ना तो वो टीचर होता है, ना ही वो सिर्फ इमिटेट कर रहा होता है, बल्कि वो क्रिएटर होता है। वो नई चीज़ों को क्रिएट कर रहा होता है अपने वर्ड्स के जरिए, अपनी न्यू इमेजिनेटिव वर्ल्ड के जरिए। और इसके अलावा जो ड्राइडन है उसके ख्याल में ये जो डेथ वगैरह के सीन हैं जो स्टेज पे